What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, festive days are over. I hope आप लोगों ने खूब अच्छे से enjoy किया होगा. I know आप लोग CA स्टूडेंट्स हो, आपने पढ़ाई भी करी होगी, बट स्टिल फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बनता नहीं है और सब लोग का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता. मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड था, सारी चीज़ों में लगा हुआ था, बट अभी इट्स हाई टाइम. नवंबर शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट 3 दिन जा चुके हैं, हम 4th डे पे हैं. तो अब इट्स टाइम टू गैदर ऑल आवर स्ट्रेंथ और हम मिलजुल के सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे बहुत क्विकली. तो बहुत जल्दी मैं आपकी सारी चीज़ें ख़त्म करा दूंगा. एंड इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के भी न्यू टॉपिक्स मुझे आपको कराने हैं, एंड देन इसका रिवीजन भी करना है पूरा का पूरा 1 शॉट से, और प्रैक्टिस भी करनी है. इन 2 महीने में खूब राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करानी है आपकी. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बस ये 4th यूनिट ही हमारा बचा है. पहले इसको समाप्त करते हैं और फिर हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बहुत क्विकली कराऊंगा. बिल्कुल जल्दी जल्दी से, दिन में चाहे 2-2 3-3 वीडियोस डालनी पड़े, बट मैं आपको क्विकली से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म करा दूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आज मॉड्यूल लेके आओ, मार्किंग्स कर लेना और चैप्टर 4 देखते हैं अनपेड सेलर में क्या है. लेट्स बिगिन. बेटा जी, बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण सा, बहुत कॉमन सेंस से भरपूर ये यूनिट है. मतलब मुझे नहीं लगता कि इस यूनिट में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं पता होगी. एक आम आदमी भी इस तरीके से अपने बिजनेस में चीज़ें करता है. एक आम आदमी जो जो चीज़ें करेगा वही सब यहाँ पे लिखी हुई है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम लोग खुद से बता दोगे कि यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है. चैप्टर का नाम है अनपेड सेलर. अनपेड का क्या मतलब है बच्चों? सेलर आप सब समझते हो जो माल बेच रहा है, राइट. और अनपेड का क्या मतलब है कि भैया जी इसको जो पैसा है वो नहीं मिला. नहीं मिला भाई, किसी ने BR दिया था भाई, सामने वाले के लिए तो BR ही है ना, जिसने पे करना है उसके लिए BP है. अब वो BR सेम डेट पे डिसऑनर हो गया तो मैं अनपेड हो गया, मुझे मेरा रिकवर ही नहीं हुआ पैसा. चेक हुआ था, बाउंस हो गया, अनपेड हो गया मैं. सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, अनपेड हो गया मैं. सामने वाले की डेथ हो गई, अनपेड हो गया मैं. तो अनपेड का मतलब जो मुझे रुपया, मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है. अब ऐसे में एक सेलर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकता है, किस तरीके से वो क्या कर सकता है, क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज अगेंस्ट द बायर्स, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. बहुत साधारण, बहुत सिंपल है. ठीक है, आओ देखो जरा क्या लिखा है. सबसे पहले अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर हम किसको बोलेंगे? हु इज कॉल्ड टू बी एन अनपेड सेलर? तो देखो क्या लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, ये सेक्शन प्लीज याद रख लेना, पता होना चाहिए आपको. सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price. जब उसको उसका सारा पैसा जब तक नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको पूरा पैसा नहीं मिला उसके सामान का, तो वो अनपेड है. भाई पैसा मिलना चाहिए था. मैंने 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल डिलीवर कराया तो मुझे 100 क्विंटल्स का पैसा मिलना चाहिए. भाई 10 क्विंटल का पैसा मिल गया, आप बोलोगे आप पेड सेलर हो गए. नहीं भाई, मुझे पूरा पैसा जब तक नहीं मिल रहा मैं अनपेड हूं. भाई पैसा मिलना चाहिए था मुझे, राइट. आगे क्या लिखा हुआ है? When a bill of exchange, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वो मिला था कंडीशनल पेमेंट के तौर पे, और जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, यानी कि डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, टाइम लैप्स हो गया, टाइम निकल गया उसका, तब भी कोई पैसा नहीं मिल रहा, तब भी मैं अनपेड हूँ. तो अनपेड सेलर कौन है? जिसको अपना पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा, या फिर जिसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह मिला था लेकिन वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, उसका टाइम लैप्स हो गया, पैसा नहीं आया है. दैट सेलर इज डीम्ड टू बी अ एन अनपेड सेलर. सिंपल. ठीक है, अब सेलर क्या होता है आप जानते हो यार, इसमें मुझे कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए. देखो लिखा हुआ है, X सोल्ड सर्टेन गुड्स टू Y फॉर ₹50,000. Y ने 40,000 रुपए दिए बट फेल्स टू पे द बैलेंस. X अब भी अनपेड सेलर है. देखो यहाँ लिखा था ना, द होल ऑफ द प्राइस. जब तक पूरा पैसा नहीं मिल रहा तब तक मैं पेड नहीं कंसिडर करा जाऊंगा, तब तक मैं अनपेड ही माना जाऊंगा. ठीक है जी, परफेक्ट, डन सर. आगे क्या दिया हुआ? राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. आपके पास क्या क्या राइट्स हैं? अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? देखो बहुत आसान है. सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है. Subject to the provisions of this act and of any law for the time being, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer
अनपेड सेलर एज सच हैज इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ। अनपेड सेलर को कुछ राइट्स दी गई हैं लॉ में, इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या क्या राइट्स दी गई हैं? सबसे पहले नंबर 1, अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस। लियन का मतलब होता है बच्चों कब्जा करना, यानी गुड्स को अपनी पोजेशन में रखना, है ना। भाई मैंने आपको माल बेचा, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, और कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, मैंने आपको गुड्स बेचने का प्रॉमिस करा, आपने कहा ठीक है, अब आपने बोला आप गुड्स भिजवा दो। अब मैं जब तक मुझे पैसे नहीं मिल रहे मैं नहीं भेज रहा, भाई मैं गुड्स को अपनी पोजीशन में रख रहा हूं। मैंने बोला मेरे पैसे दो, मैं गुड्स भिजवा दूंगा। तो अपने कब्जे में गुड्स को रखना, इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। ठीक है, तो राइट ऑफ लियन, कुछ लोग राइट ऑफ लिन भी बोल देते हैं इसको सीधा, तो वो कैब है बच्चों, वो बेसिक चीज है, वो तो आप अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। लेकिन राइट ऑफ लियन का मतलब यही है गुड्स को अपने कब्जे में रखना। तो पहला अधिकार जो मिलता है मुझे एज एन अनपेड सेलर, वो ये है कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं गुड्स नहीं भेजूंगा, भाई मैं गुड्स अपने पास रखूंगा, सीधी सी बात है, पहला अधिकार। दूसरा, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि बच्चों मैंने कोई गुड्स सेल करे चिंटू को, मैंने कुछ गुड्स सेल करे चिंटू को, और मैंने रेलवे में दे दिए कि लो भाई चिंटू के यहाँ भिजवा दो इसको। मुझे एकदम पता लगा कि चिंटू इंसॉल्वेंट हो गया, भैया इंसॉल्वेंट हो गया तो मुझे पैसा वैसा तो मिलने नहीं वाला गुड्स का। तो मैं उनको रास्ते में ही, मैं रेलवे जो मेरा कोरियर लेके जा रहा होगा या जो मेरा सामान लेके जा रहा होगा, मैं उस पर्टिकुलर बंदे को फोन करूंगा, मैंने कहा प्लीज सामान रोक देना, चिंटू को मत देना, चिंटू को मत देना। तो मेरे पास अधिकार है कि मैं सामान को रास्ते में ही रोक सकता हूं। इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब रास्ते में रोक लेना, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक अधिकार है राइट ऑफ रीसेल। मैं गुड्स को रीसेल भी कर सकता हूं। भाई जब मुझे पैसा नहीं मिल रहा, ओरिजिनल सेलर मैं हूं, गुड्स मेरे हैं, सामने से पैसा मिल नहीं रहा, तो मैं उसको क्यों नहीं बेच सकता? बेच सकता हूं, मेरे गुड्स हैं। तो क्या क्या राइट्स आते हैं बच्चों अनपेड सेलर को? लियन का राइट है, कब्जा रख सकता है, वो अपने गुड्स नहीं देगा। अगर दे दिए हैं, निकल गए हैं मेरे पास से, और सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है, तो मैं स्टॉप कर सकता हूं, उनको ट्रांजिट में रोक सकता हूं, और उसके साथ मैं रीसेल भी कर सकता हूं। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अनपेड सेलर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज द बायर। हमारे पास गुड्स के अगेंस्ट भी राइट्स दिए गए हैं, हमारे पास बायर के अगेंस्ट भी राइट्स दिए गए हैं। अभी तो ये गुड्स के अगेंस्ट पड़े आपने सारे के सारे कि भैया आप लियन कर लो, आप स्टॉपेज कर दो ट्रांजिट में, आप रीसेल कर दो, ये अगेंस्ट द गुड्स है। अगेंस्ट द बायर भी राइट्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा देखो आगे लिखा हुआ है, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। सबसे पहले गुड्स की बात कर रहा है। अब अगर गुड्स की बात करें तो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है। पहले वाले में लिखा हुआ है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर एंड वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर, यानी एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, एक बार ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। डिटेल में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, देखो जरा, सबसे पहला लिखा हुआ है लियन, द राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है? कब्जा करना, गुड्स को अपने कब्जे में ले लेना, गुड्स को अपने पास रख लेना, गुड्स को डिलीवर ना करना। सिंपल सी बात है यार, पैसा नहीं मिलेगा मैं कैसे डिलीवर कर दूं? क्या लिखा है? An unpaid seller has a right of lien on the goods for the price for which he is in possession until the payment or tender of the price of such goods. जब तक पेमेंट नहीं आ रहा तब तक मैं गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता हूं। भाई पैसा दो, सामान लो, सीधी सी बात है ना। It is the right to retain the possession of the goods and refusal to deliver until the price is paid. जब तक प्राइस नहीं मिल रहा तब तक मैं गुड्स ट्रांसफर नहीं करूंगा, ठीक है। अब राइट ऑफ लियन कब कब एक्सरसाइज कर सकता हूं मैं एज एन अनपेड सेलर? इस अधिकार का कब मैं फायदा उठा सकता हूं? सबसे पहला नंबर 1, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब गुड्स हमने कैश सेल पे बेचे थे, उधार पे नहीं थे, कैश सेल पे थे। दूसरा, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। हमने गुड्स बेचे थे उधार पे, ठीक है। पहला तो पर्पस यही है कैश सेल पे बेच रहा हूं, भाई पैसे दो और सामान लो। दूसरा ये है चलो उधार पे बेच रहा हूं लेकिन उधार की टर्म्स एक्सपायर हो चुकी हैं। आपने बोला था 3 दिन में पैसा दे दोगे, आपने दिया ही नहीं, 3 दिन खत्म हो गए, मैं गुड्स कैसे भेज दूं आपको, है ना। आगे लिखा हुआ है वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी मुझे पता है इंसॉल्वेंट को गुड्स देके क्या करूंगा भाई मैं, पैसा तो वैसे नहीं मिलना है नहीं उसके पास कुछ भी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला अधिकार क्या है? राइट ऑफ लियन। आगे क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर अ प्राइस ऑफ 50,000
एंड अलाउड हिम टू पे द प्राइस विद इन 1 मंथ। ए ने बी को माल बेचा 50,000 रुपए का और उसको बोला कि ठीक है 1 महीने के अंदर अंदर पे कर दियो। बी इंसॉल्वेंट हो गया इस पीरियड के अंदर ही, 1 महीने के अंदर अंदर बी हो गया है इंसॉल्वेंट। जो अनपेड सेलर है वो अपनी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है या नहीं है? अच्छा जी, ओके सर। इंसॉल्वेंट कौन होता है अब आप ये सब समझते हो। पार्ट डिलीवरी का एक छोटा सा सेक्शन है बच्चों। पार्ट डिलीवरी का क्या मतलब होता है? आधा पार्ट डिलीवर कर दिया, आधा पार्ट डिलीवर नहीं करा, दैट इज पार्ट डिलीवरी, है ना। पार्ट डिलीवरी देखो क्या लिखा हुआ है, where an unpaid seller has made part delivery of the goods he may exercise his right of lien on the remainder। इसका मतलब ये है कि चिंटू ने मेरे से डील करी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल की, ठीक है, मेरा ऑयल का बिजनेस है, 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल की डील करी। अभी मैं 30 क्विंटल्स भेज चुका था, ये मैं भेज चुका था, ठीक है, और मुझे पता लग गया कि चिंटू क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे वैसे मिलने नहीं। तो जो बचा हुआ है ना 70 क्विंटल्स, मैं इसको अभी अपने कब्जे में ले सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ कि भैया ये मैं डिलीवर नहीं करूँगा, मैं डिलीवर नहीं करूँगा। चलो मेरे से जो गलती हो गई सो हो गई, उसके लिए मेरे पास और एक्शन है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में कि जो डिलीवर हो गए उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। बट जो अभी डिलीवर नहीं हुए उसको तो रोक लो। तो अगर पार्ट डिलीवरी हो गई है तो आप राइट ऑफ लियन रिमाइंडर पे लगा सकते हो, unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना राइट वेव ऑफ कर रहे हो। वेव ऑफ का मतलब आप लियन में लेना ही नहीं चाहते, आप राइट अपना एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते, आपको चाहिए ही नहीं, लियन आपको यूटिलाइज ही नहीं करना, तो फिर तो आप भेज ही दो, क्या फायदा, राइट। तो वेव ऑफ जब तक नहीं कर रहा तब तक मैं कर सकता हूं, मेन चीज यही है। टर्मिनेशन ऑफ लियन, टर्मिनेशन ऑफ लियन का क्या मतलब होता है? टर्मिनेशन ऑफ लियन का मतलब होता है बच्चों कि कब कब मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, या इस अधिकार को कब कब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं कब इस चीज को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, या क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसमें राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा मुझे, मैं गुड्स को अपने कब्जे में नहीं रख सकता। क्या क्या सिचुएशंस हैं? 4 सिचुएशंस दी हुई हैं। सबसे पहला, नंबर 1, when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal। पीछे हमने पढ़ा था ना बच्चों कि पहले नजर में प्राइमा फेसाई, जब आप गुड्स अपने पास से निकाल देते हो, कैरियर को दे देते हो, तो वो किसका एजेंट होता है? प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई वो एजेंट होता है बायर का। यानी आपने गुड्स अगर उस कैरियर को दे दिए तो आपने गुड्स बायर को दे दिए। पीछे पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? तो या तो आप राइट को रिजर्व करो, ये भी पीछे मैंने पढ़ाया था कि आप अपने राइट्स को रिजर्व कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो कि आप गुड्स कभी भी रोक सकते हो, या तो आप अपने राइट्स को रिजर्व करो, नहीं करा तो फिर आपको राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कैरियर है वो प्राइमा फेसाई इज द एजेंट ऑफ बायर। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन, या बायर ने और उसके एजेंट ने लॉफुली पोजेशन ऑब्टेन कर लिया है, गुड्स उस तक पहुंच चुके हैं, तो फिर क्या कब्जे में लोगे भाई, वो तो उसके पास पहुंच गए। नंबर 3, वेयर सेलर हैज वेव्ड हिज राइट ऑफ लियन, सेलर ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया, सेलर ने खुद ही उस राइट को एक्सरसाइज ना करने का फैसला ले लिया कि ठीक है यार ये तो मैं नहीं कर सकता। नंबर 4, बाय एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब क्या है? लॉ आपको रोक देगा। लो आपको कैसे रोक देगा? देखो लिखा हुआ है वेयर द सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ, जहां पे सेलर ने अपने आप को ऐसे दिखाया, दैट ही लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट लियन डज नॉट एग्जिस्ट, कि किसी भी तरीके से उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि लियन तो होने ही नहीं वाला, लियन तो हो ही नहीं सकता, तो बाद में आप लियन नहीं कर सकते, एस्टोपल, स्टोपल लग जाएगा। 4 सिचुएशंस हैं जब राइट ऑफ लियन आपको नहीं मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहला क्या है कि आपने कैरियर को गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं और आपने उसको जो आपका रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल है वो नहीं रखा, ठीक है, इसका मतलब गुड्स बायर को डिलीवर हो गए। नंबर 2, एक्चुअल में ही बायर को डिलीवर हो चुके हैं। नंबर 3, उन्होंने, सेलर ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया। और नंबर 4, सेलर का कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसने पहले प्रिटेंड कर दिया था, थर्ड पार्टीज को ऐसा दिखा दिया था कि भैया मैं कभी भी लियन एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं, तो वो बाद में नहीं कर सकता। ठीक है, ओके सर। आगे क्या है जी? हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले एक एग्जाम्पल देख लो फिर एक्सेप्शन दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए सोल्ड अ कार टू बी फॉर ₹1 लाख। ए ने बी को, चिंटू ने चिंटी को, हम तो ए बी नहीं मानते, हम तो चिंटू चिंटी मानते हैं, चिंटू ने चिंटी को 1 लाख रुपए की गाड़ी बेची।
डिलीवर भी कर दी। सेम टू द रेलवेज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, रेलवे को दे दी वो गाड़ी की भैया चिंटी तक पहुंचा दो। रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ चिंटी, और चिंटी को भी भेज दी गई है। रिसिप्ट देखो, रिसिप्ट किसके पास पहुंच गई? चिंटी के पास, चिंटी के नाम की ही थी। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। अब ए जो है ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे रिसिप्ट दिखा के चिंटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। सिंपल सी बात है यार, है ना। अब इसमें मैंने आपको ये रिजर्वेशन वाले में बताया था ना कि ये रेलवे रिसिप्ट अपने नाम पे लिखवा लो। चिंटू अपने नाम पे लिखवाता या अपने एजेंट के नाम पे लिखवाता कि भाई पहले पैसे पकड़ियो फिर सामान डिलीवर करियो। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पीछे पढ़ा था हमने चैप्टर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग अ लियन does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. This means even if the seller has taken the price under a court case, he can still exercise his right to lien on those goods. इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो राइट ऑफ लियन है ये सिर्फ पैसे के डिफॉल्ट में ही नहीं चलता। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपको प्राइस भी मिल चुका है और कुछ किसी तरीके का डिस्प्यूट है गुड्स पे, तब भी आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है, इवन इफ द सेलर हैज टेकन अ प्राइस फॉर द गुड्स अंडर अ कोर्ट केस, ही कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ऑन दीज गुड्स। ठीक है सर, समझ गए। दूसरा राइट क्या है? राइट ऑफ लियन पढ़ लिया। दूसरा राइट क्या है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब कि गुड्स अभी ट्रांजिट में हैं, गुड्स अभी रास्ते में हैं और आपने रास्ते में ही रोक दी क्योंकि आपको पता चल गया कि सामने वाला इनसॉल्वेंट हो गया है, सामने वाला पैसा नहीं देने वाला। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजेशन। बच्चों पोजेशन आप रीगेन करोगे। ऊपर वाले में आपने रिटेन किया था, रिटेन का मतलब आपने अपने पास ही रखा, वो गुड्स कभी निकले ही नहीं आपके पास से। राइट ऑफ लियन तभी एक्सरसाइज होता है जब गुड्स आप ही के पास हैं, यहां पे आपके पास से निकल चुके हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या है कि मैं रास्ते में रोकूंगा और वापस से रीगेन करूंगा उनका पोजेशन। एक बार मेरे हाथ से निकल गया था पोजेशन, समझे? दोनों में बहुत फर्क है। एंड टू रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज पेड। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। When the unpaid seller has parted with the goods, जब unpaid seller ने goods निकाल दिए अपने पास से, parted यानी अपने पास से निकाल दिए, to a carrier and the buyer has become insolvent, वो insolvent हो गया है, तो वो अपनी right को exercise कर सकता है। वो carrier को बोल सकता है कि भैया प्लीज मेरे goods वापस कर दो और सामने वाले को मत देना, insolvent हो गया है नालायक। ठीक है? This right is the extension of right of lien because it entitles to seller to regain the possession. ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकते हो? उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कब एक्सरसाइज कर सकते हो? नंबर 1, व्हेन द सेलर इज अनपेड। ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है भाई, पैसे नहीं मिले तभी तो किसी का माल रोकूंगा रास्ते में, पैसे मिल गए तो क्यों रोकूंगा? मैंने बोला ना, कॉमन सेंस से भरा चैप्टर है। दूसरा, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, उसके पास से गुड्स निकल चुके थे, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में थे, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, और पांचवा जो राइट है वो हम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अनुसार ही कर रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत बेसिक सी बात लिखी है, जो ऊपर पढ़ाई है वही, कुछ नहीं है, रीड ओनली है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो जी, सेक्शन 51 क्या बोल रहा है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट कितने समय का, या क्या रास्ता किसको मानो, कितनी ड्यूरेशन मानोगे? देखो क्या लिखा हुआ है। The goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent on that behalf takes delivery. इसका मतलब ये है बच्चों कि जब मैंने कैरियर को दिए कि ले भाई चिंटू तक पहुंचा दियो, और जब तक चिंटू रिसीव नहीं कर रहा, इसके बीच के समय को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिट का टाइम, इसको हम ये बोल देते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट। ठीक है? ट्रांजिट कब खत्म होगा? अब बताओ जी, ट्रांजिट कब खत्म होगा? कॉमन सेंस, तुम्हारी कॉमन सेंस क्या बोलती है कि ट्रांजिट कब खत्म होगा? भाई जब बायर रिसीव कर लेगा या उसका एजेंट रिसीव कर लेगा, ट्रांजिट समाप्त हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। और ट्रांजिट कब खत्म होता है? व्हेन द बायर और द बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी। सर ये बेली क्या होता है? बेटा बेलमेंट वगैरह ना मैं आपको पूरा डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना इसको। ठीक है? अभी के लिए समझ लो उसका एजेंट। ठीक है जी, ओके। तो बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली,
बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरसेप्शन का क्या मतलब है? लेट सपोज करता हूं कि मेरा सामान आ रहा है, अब मैं सहारनपुर में बैठा हूं, ठीक है, मेरा सामान आ रहा है हरियाणा से, कहीं से मैंने कुछ सामान खरीदा, हरियाणा से आ रहा है। अब मैं यमुनानगर गया हुआ था अपने कजन के घर पे, तो मैंने जो कैरियर है जो लेके आ रहा है उसको बोला यार मैं यमुनानगर आया हुआ हूँ, मुझे यहीं दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊंगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मुझे वो सामान को आगे यमुनानगर में ही कुछ लोगों को डिलीवर भी करना है, मैं सहारनपुर से दोबारा करूंगा, अब मैं आया हुआ हूँ, मुझे यहीं पकड़ा दे। तो अल्टीमेटली सामान सहारनपुर नहीं पहुंचा, बट मैंने उसको रास्ते में ही रिसीव कर लिया, तो भी ये माना जाएगा कि अब जो एक्चुअल सेलर है उसका स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया, क्योंकि बायर तक तो पहुंच गया ना सामान। वो अलग बात है कि उसकी लोकेशन पे पहुंचा या उसने कहीं रास्ते में ले लिया, उसकी लोकेशन पे पहुंच गया तो फर्स्ट पॉइंट, रास्ते में ले लिया तो सेकंड पॉइंट, इंटरसेप्शन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 3, where the carrier or other bailey acknowledge to the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of the disposal। अगर कैरियर ने या बेली ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि ठीक है भैया आपके गुड्स मेरे पास हैं और मैं लेके आ रहा हूं, अब देखो उसने ये बात बोल दी, आपके गुड्स मेरे पास हैं और मैं लेके आ रहा हूं, तो अल्टीमेटली किसका एजेंट हो गया? वो बायर का एजेंट हो गया, है ना। बायर की गुड्स उसके पास है और वो लेके आ रहा है, तो बायर का एजेंट है। यहां पे भी आपका राइट समाप्त हो जाता है। इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, अगर कैरियर wrongfully किसी गलत तरीके से बायर को डिलीवर करने से रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं करता भाई, तब भी आपके पास कोई अधिकार नहीं है उनको रास्ते में रोकने का। लॉफुल होना चाहिए ना यार, wrongfully कुछ भी नहीं चलेगा। Where the goods are delivered to the carrier hired by the buyer, लो जी कैरियर किसका है? बायर का है, तब भी आप स्टॉप नहीं कर सकते ट्रांजिट में। Where the part delivery of the goods have been made to the buyer, the transit will come to end for the remaining goods which are yet in the course of transmission। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। लियन में तो ये था कि आप राइट ऑफ लियन रिमाइंडर पे एक्सरसाइज कर सकते थे कि अगर मुझे 100 क्विंटल तेल भिजवाना है, मैंने 30 क्विंटल भिजवा दिया, 70 अभी मेरे पास ही है, मैं उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ही पोजीशन में है। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट में देखो क्या लिखा हुआ है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में लिखा हुआ है वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, पार्ट डिलीवरी हो चुकी है। अब सपोज 50-50 लीटर के 2 ट्रक भिजवाए मैंने, एक पहुंच गया, राइट। द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो एक पहुंच गया अगर, तो हम ये मानते हैं कि दोनों पहुंच गए, दूसरा भी पहुंच ही रहा होगा ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पहुंच गया दूसरा भी पहुंचेगा 2 दिन बाद, ऐसा तो नहीं है। साथ में निकले 50-50 लीटर के क्विंटल के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, तो ट्रांजिट तभी खत्म हो जाएगा आपका। ये अधिकार आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे ही एक साथ अगर डिलीवर होनी है कोई चीज और कुछ पार्ट भी डिलीवर हो गया, तब भी राइट खत्म। ठीक है। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, लो जी बायर की शिप है तो पहुंच गया उस तक। ओके सर, आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, किस तरीके से स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कर सकते हो, कैसे किया जाता है, क्या तरीका है? देखो, द अनपेड सेलर may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession, या तो वो एक्चुअल पोजेशन ही ले सकता है कि उसने गुड्स अपने कब्जे में कर लिए, एक्चुअल पोजेशन ले लिया, और बाय गिविंग नोटिस ऑफ द क्लेम टू द कैरियर, या फिर वो कैरियर को बस नोटिस दे दे कि भाई ऐसा है, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो चुका है, मुझे पैसे मिलने नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ रुक जाओ, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ लिखित में कि भैया सामान नहीं देना, रुक जाओ, है ना, वही वाली बात है। In whose possession the goods are, such notice may be given either to the person in actual possession or to his principal। या तो आप जो एक्चुअल में लेके जा रहा है, यानी सपोज शिप पे जा रहा है, अब या तो आप शिप के मालिक को दे दो क्योंकि उसी का एजेंट लेके जा रहा होगा, या एजेंट को दे दो नोटिस, मतलब उसको बता दो कि भाई गुड्स नहीं डिलीवर करने। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? In the later case, the notice to be effectual shall be given at such time and such circumstances that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate it to his servant or agent। ये बोल रहा है कि अगर आप एक्चुअल में शिप के मालिक को बता रहे हो ये चीज, उसको नोटिस दे रहे हो, तो सही समय दो उसको कि वो उस चीज को अच्छे से स्टडी कर पाए और वो अपने एजेंट को सही समय पर रोक भी पाए। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया उसको टाइम भी नहीं मिला, फिर इफेक्चुअल नहीं होगा वो। नोटिस सही इंसान को पहुंचना चाहिए, सही समय पे पहुंचना चाहिए। आपने गलत इंसान को भेज दिया, यानी प्रिंसिपल को भेज दिया, उसका एजेंट सामान लेके जा रहा है, तो प्रिंसिपल को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए कि वो उसको स्टडी कर पाए और सामान को रोक पाए। ये लिखा है।
When notice is given by the seller to the carrier or bailee in possession of the goods, he shall redeliver the goods to the directions of the seller. अब देखो जैसे ही आपने नोटिस दिया तो कैरियर के पास ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको वापस से रीडिलीवर करे, किसको, सेलर को, सेलर तक पहुंचा दे वो उसको वापस। ठीक हो गया जी, या फिर उसके डायरेक्शंस पे वो जहां बोले वहां। सही है जी, परफेक्ट। एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो सेलर बॉर्न करेगा, सीधी सी बात है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बहुत बढ़िया। एक डिफरेंस पूछता है बच्चों कि क्या फर्क है राइट ऑफ लियन में और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। दोनों में बहुत फर्क है। लियन में आपके पास से पोजीशन कभी गया ही नहीं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गया था, आपने वापस रीगेन किया है। आओ जरा पढ़ाता हूँ, 5 पॉइंटर्स दिए हुए, बहुत 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 सिंपल है। The essence of right in lien is to retain possession। मैंने बोला ना राइट ऑफ लियन में आप रिटेन करते हो और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रीगेन करते हो, वापस से उसको लेके आते हो अपने पास। सही है, पहला क्या है, ये रिटेन करना और रीगेन करना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर लियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लियन में गुड्स सेलर के पास ही होने चाहिए, यानी उसके पास से कभी निकले ही नहीं, उसी के पास थे, उसने अपने पास ही रखे। ट्रांजिट में क्या होता है, निकल जाते हैं, उसके पास से निकल जाते हैं। तो क्या लिखा है, सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर लियन। और जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट में अभी पीछे तुमने कंडीशंस पढ़ी, उसके पास से पार्टेड ऑफ हो चुके हैं, निकल चुके हैं, पोजेशन कैरियर के पास है, बायर ने अभी तक पोजेशन नहीं लिया है, मल्टीपल हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी थी। राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज कर सकते हो, इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। यानी कि राइट ऑफ लियन जरूरी नहीं है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ही एक्सरसाइज होगा। भाई मेरा पैसा नहीं मिला, सामने वाला सॉल्वेंट है, जब तक मेरा पैसा नहीं देगा तब तक मैं कब्जा नहीं दूंगा गुड्स का, सिंपल सी बात है। तो राइट ऑफ लियन के लिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो, बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए सामने वाला इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। ओके, राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट इट इज नॉट द केस विद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लियन एंड्स। राइट ऑफ लियन खत्म होता है तो वहीं से तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है कि उसके पास से पोजीशन जा चुका है, अदरवाइज स्टॉपेज इन ट्रांजिट की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास है तो मैं ही अपने पास कब्जे में रखूंगा। तो राइट ऑफ लियन जहां खत्म होगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वहीं से शुरू होगा। ठीक है जी, राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड एज सून एज द गुड्स गो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द सेलर, बट द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड एज सून एज द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। ये भी बेसिक है। राइट ऑफ लियन कब खत्म होता है, जैसे ही गुड्स आपके पास से निकल जाते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ खत्म होता है, जब गुड्स बायर को मिल जाते हैं। परफेक्ट सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो लिखा हुआ है, समटाइम्स ये भी बोला जाता है कि राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन। ओके, डन सर, डन 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 डन। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। बोल रहा है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों कि अगर मैंने चिंटू को माल बेचा, राइट, और अभी तक चिंटू को पहुंचा नहीं था और चिंटू ने उसको आगे रीसेल कर दिया या सब सेल कर दिया, चिंटू ने आगे बेच दिया, अभी मेरे पैसे दिए नहीं, आगे सेल कर दिया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो चिंटू ने जिसको ही बेचा, चिंटी को बहुत अच्छा प्रॉपर्टी या बहुत अच्छा ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट। बताओ जरा क्या था लैटिन में ये वर्ड, नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना। या कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एक्चुअल में अगर मेरा ही टाइटल डिफेक्टिव है तो मैं गुड टाइटल आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही चीज यहां है, देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ो। ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी, ए ने कुछ माल बेचा बी को, एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू रेलवेज फॉर ट्रांसमिशन टू बी। रेलवे को दे दिया कि चलो भाई बी को भिजवा देना। इन द मीन टाइम बी ने ये माल बेच दिया सी को फॉर कंसिडरेशन, बी बिकम इंसॉल्वेंट। लो जी, ए ने बी को माल बेचा, बी ने आगे बेच दिया और इतने में ही बी हो गया इंसॉल्वेंट, राइट। तो ए कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ए अभी भी इन गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। Here we assume that seller did not give his assent for subsale. Seller से पूछ के करता ना भाई subsale. Therefore, he can still exercise his right of stoppage in transit. ठीक हो गया, परफेक्ट है या नहीं है बेटा जी? All right.
चलो भाई अब हम आगे चलेंगे सर, अब हम आगे चलेंगे सर। एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड। बोल रहा है कि कब ना तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते, ना ही आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते। बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, mortgage और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। इसका मतलब सेलर को कोई इशू ही नहीं है, सेलर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ो, ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन्स इन पोजेशन ऑफ वॉरफिंगर टू बी and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer। A ने कुछ कार्टन्स बेचने शुरू करे B को, और ये B से एग्री कर लिया कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, तू माल बेचता रहियो और मेरा पैसा देता रहियो। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, नाउ B sold goods to C and C duly paid to B। अब B ने क्या करा, फर्दर C को बेच दिया और C ने आगे पे भी कर दिया B को, ठीक है। बट एनी हाउ B फेल टू मेक द पेमेंट टू A लेकिन B जो है वो गद्दार निकला। अब टर्म्स एंड कंडीशंस तो यही थी कि ठीक है यार, A ने B को बोला मैं आपको माल बेचूंगा, आप आगे बेच लेना बट पैसा मिलते ही मुझे दे देना। अब आगे बेच दिया, पैसा मिल भी गया और A को दे नहीं रहा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, A wanted to exercise his right of lien and order the wharfinger not to make delivery to C। A ने सोचा कि ठीक है यार अब ये शायद पैसा ना दे तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉरफिंगर को बोलता हूँ कि भाई प्लीज इसको डिलीवर मत करना, सी को मत देना, सी को मत देना। हेल्ड दैट सेलर हैड असेंटेड टू रीसेल ऑफ द गुड्स। अब देखो यहाँ पे उसी ने तो बोला था कि आप रीसेल कर सकते हो, ए को कोई दिक्कत ही नहीं थी। ए ने बोला था कि ठीक है भाई माल बेच लियो। एज अ रिजल्ट एज राइट टू लियन इज डिफीटेड। ए जो है अब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द बायर ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन हु हैज बॉट गुड्स इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। दूसरा केस ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है बायर को, आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है बायर को, बायर ने फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को जिसने गुड फेथ में सामान खरीदा है, अच्छी वैल्यू देके खरीदा है यानी पैसा देके खरीदा है, तब भी आप कोई भी राइट्स जो है ऊपर वाली राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सर ए का क्या होगा, ए भाई बी से डैमेजेस क्लेम करेगा, बी से रिकवर करेगा सारा अमाउंट, लेकिन वो सी से गुड्स नहीं वापस ले सकता, ठीक है। ओके, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर्ड इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट इज डिफीटेड। ठीक हो गया, परफेक्ट है या नहीं है। चलो सर नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है बच्चों राइट ऑफ रीसेल। लो जी, तीसरा अधिकार। पहला अधिकार क्या था, राइट ऑफ लियन। दूसरा अधिकार क्या था, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीसरा अधिकार क्या है, रीसेल कर सकता है अगर पैसा नहीं मिला। The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. In the absence of this right, unpaid sellers' other right against the goods, that is lien and stoppage in transit, would not have been of much use. सही सीधी बात है यार, मैंने उसको अपनी ट्रांजिट में रोक दिया या मैंने गुड्स का कब्जा अपने पास रख लिया, पोजीशन अपने पास रख लिया, मैं रख के क्या करूंगा अगर मैं उनको बेच ही नहीं सकता। तो रीसेल का अधिकार तो चाहिए ना मुझे, तो राइट ऑफ रीसेल तभी सबसे यूजफुल बन जाता है, क्योंकि उन दोनों के आगे भी ये इंपॉर्टेंट है ना, उन दोनों को यूज नहीं अगर ये ना हो तो राइट ऑफ रीसेल तो चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल। आप इस राइट को कब यूज कर सकते हो, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला, इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल का मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं, तो भैया राइट ऑफ लियन में अपने पास कब तक उनको कब्जा करके रखूं, सामने वाला तो पैसे दे नहीं रहा, अपने पास रखूंगा खराब हो जाएंगे, मेरा भी घाटा हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं उसको क्या करूं, रीसेल कर दूं। तो राइट ऑफ रीसेल सबसे पहले मैं कब यूटिलाइज कर सकता हूं, कब एक्सरसाइज कर सकता हूं, जब मेरा सबसे पहले गुड्स का नेचर पेरिशेबल है। दूसरा, मैंने नोटिस दिया है बायर को कि भैया मैं रीसेल कर रहा हूं, या तो मेरे पैसे दे दो, मैं गुड्स आपको भेज देता हूं, नहीं आप दे सकते तो ठीक है मैं रीसेल कर दूंगा, आपको 5 दिन का समय दे रहा हूं या 4 दिन का समय दे रहा हूं। मैंने नोटिस में डाल दिया उसके, वो पैसा दे देगा उसको दे दूंगा, पैसा नहीं देगा
तो जो पैसे देगा उसको दे दूंगा भाई, सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है या नहीं है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन, उसने बायर को बता दिया कि भैया इतने समय, 5 दिन का समय दे रहा हूँ, पैसे दे दो, पैसे नहीं दिए तो फिर मैं उसको रीसेल कर दूंगा। अब लेट सपोज 1000 रुपए के गुड्स थे, ठीक है, कितने गुड्स थे, 1000 रुपए के, और अब मेरे रीसेल कितने में हुए, 700 में। अब मेरे रीसेल कितने में हुए, 700 में, तो मेरा 300 का घाटा हो गया बच्चों। मैंने चिंटू को माल बेचा था 1000 रुपए में, चिंटू से डील हुई थी 1000 रुपए में, चिंटू ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं अनपेड सेलर हो गया। मैंने उन गुड्स को ट्रांजिट में रोका, वापस बुला लिया, मेरे पास आ गए। अब मैं उनको जब दोबारा बेचने के लिए गया तो मेरे गुड्स 700 में बिक रहे हैं, मेरा 300 का घाटा हो रहा है। आप मुझे बताओ कि ये घाटा कौन झेलेगा, मैं झेलूंगा या मैं चिंटू से रिकवर करूंगा, बताओ ये घाटा कौन झेलेगा, क्या ये लॉस मेरा है या ये लॉस मैं चिंटू से रिकवर करूंगा। यहाँ पे बच्चों मुझे अधिकार है कि मैं ये पैसा चिंटू से रिकवर कर सकता हूँ। मैं ये 300 रुपये चिंटू से रिकवर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया तो मुझे पैसा चाहिए। वहीं पे अगर मैं ये माल बेच देता 1200 रुपये में, मैं ये माल बेच देता 1200 रुपये में, तो क्या ये 200 रुपये चिंटू को दूं, चिंटू को क्या ही मतलब भाई, मेरे गुड्स है, मैं जितने के मर्जी बेचूं, नुकसान तेरी वजह से हुआ तू भर, फायदा मेरे गुड्स का मेरा है भाई, मेरा अधिकार है, मेरे गुड्स हैं तो फायदा मेरा अपना है। वही बात लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सेलर में रीसेल द गुड्स, इट मे बी नोटेड दैट इन सच केसेस ऑन द रीसेल द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज डैमेजेस। 300 का डिफरेंस आया तो मैं रिकवर कर सकता हूँ, एंड रिटेन द प्रॉफिट इफ रीसेल प्राइस इज हायर। रीसेल प्राइस अगर हायर है तो 200 रुपये मेरे हैं भाई, गुड्स मेरे हैं तो ये 200 भी मेरे, ठीक है जी, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेकिन एक बात लिखी हुई है, ये आप रिकवरी या प्रॉफिट्स आप तभी रख सकते हो अगर आपने नोटिस देने के बाद रीसेल करें, बिना नोटिस के नहीं चलेगा, ठीक है जी, ओके। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स, लो जी देखो क्या लिखा हुआ है, जब एक अनपेड सेलर जिसने अपना राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके गुड्स को वापस अपने कब्जे में लिया और रीसेल कर दिया, the subsequent buyer acquire the good title therefore as against the original buyer despite the fact that notice of resale has not been given to the original buyer। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो नया बायर है जिसको हमने रीसेल किया, जैसे चिंटू को बेचा था, अब चिंटू ने तो पैसे दिए नहीं, उसको मैंने नोटिस दे दिया, अब चिंटी को बेचा तो चिंटी को गुड टाइटल मिला है, ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। अ रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लिखा हुआ है समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड। एक्सप्रेसली एग्रीड का मतलब कि हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का किया होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर दैट इन केस द बायर मेक डिफॉल्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर बायर ने डिफॉल्ट किया द सेलर विल रीसेल द गुड्स टू सम अदर पर्सन, इन सच केस सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व्ड द राइट ऑफ रीसेल, और वो जब चाहे उसको रीसेल कर सकता है। अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा, तो फिर उसको अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। तुम बता चुके हो ऑलरेडी उसके अंदर कि भाई पैसा नहीं देगा तो मैं बेचूंगा, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, पेरिशेबल नेचर है, कुछ भी है, खराब हो जाएंगे, तो फिर मुझे नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट इन सच केसेस सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस। बहुत बढ़िया, आगे क्या लिखा है जी, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे इसमें कुछ खास नहीं है। आगे क्या है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। लो जी, अगेंस्ट द गुड्स तो बच्चों खत्म हो गए। अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या थे, आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो, आप राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आ रहे हैं हमारे पास क्या अधिकार है बायर के अगेंस्ट। अगर गुड्स उस तक पहुंच गए, यानी मेरे पास से निकल गए, बायर को पहुंच गए, अब मैं क्या करूं, सीधी सी बात है यार, अब गुड्स उस तक पहुंच गए हैं तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, सिंपल है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एन अनपेड सेलर कैन एनफोर्स सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द गुड्स as well as against the buyer. Right of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedies for breach of contract of sale. इनको हम seller's remedies भी बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है, सेलर की रेमेडी बताओ,
अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो समझ जाना कि ये लिख के आने हैं हमें, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ठीक है, देखो जरा, द राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली आर कॉल्ड राइट्स इन पर्सोनम एंड आर इन एडिशन टू राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। यानी कि जो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स थे वो तो थे ही, उसके एडिशन में भी चलते हैं ये। क्या? सबसे पहला सूट फॉर प्राइस। भाई सबसे पहले तो यही है कि पैसा दो, मैं सबसे पहले तो यही केस करूंगा। सिंपल सी बात है कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है पैसा दो भाई। तो अगेंस्ट द बायर मेरे पास सबसे पहला राइट क्या है? मैं उसको स्यू करूंगा फॉर द प्राइस। ठीक है, देखो लिखा हुआ है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर एंड द बायर wrongfully neglects or refuses to pay according to the terms, seller may sue him for the price। सबसे पहला बहुत सिंपल, आप केस करोगे कि भैया जल्दी से मुझे पैसा दे दो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्या लिखा हुआ है? सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर बायर ने एक्सेप्ट नहीं करा, बायर ने गुड्स का पेमेंट नहीं करा, तो मैं उसको डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकता हूँ। डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकता हूँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स डिलीवर करे, अब बायर ने 3 दिन तक मेरे कैरियर को ही घुमाता रहा, भाई यहाँ आ जा, भाई वहाँ जा, भाई वहाँ जा, भाई वहाँ जा, दुनिया भर का मेरा खर्चा करा दिया ऊपर फालतू। तो मैं प्राइस के लिए तो स्यू करूंगा ही करूंगा, उसके साथ डैमेजेस के लिए भी स्यू करूंगा, जो मेरा घाटा हुआ है उसके लिए भी स्यू करूंगा। वेयर द बायर wrongfully नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, ना एक्सेप्ट कर रहा ना पैसे दे रहा, सेलर उसको स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए भी फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, रेपिडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सीधी सीधी सी बात है भैया। क्या लिखा हुआ है? वेयर द बायर रेपिडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड स्यू डैमेजेस ऑफ ब्रीच। इसका मतलब अगर जो बायर है वो ड्यू डेट से पहले ही सेलर को बोलता है अरे नहीं 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 भाई नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए गुड्स, अब सेलर ने तो पूरे अरेंजमेंट्स कर दिए, सेलर ने तो बनाने शुरू कर दिए। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में तो बायर को तभी सोचना चाहिए था ना, सब कुछ हो गया, डील हो गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब जब ड्यू डेट अभी आई नहीं थी, आने वाली थी, पहले ही फोन करके बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई मत देना, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले रहा हूँ, सामने वाले का घाटा तो हो रहा है, तो आपको उसके तो डैमेजेस भरने ही पड़ेंगे। क्या लिखा है? वेयर द बायर रेपिडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड स्यू डैमेजेस फॉर द ब्रीच। डैमेजेस तो आप क्लेम कर ही सकते हो। सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब सीधी सी बात है, पैसा लेट मिल रहा है तो मैं ब्याज भी लूंगा भाई, मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट मैं बाद में लूंगा तो विद इंटरेस्ट लूंगा, मैं तो ब्याज के साथ लूंगा पैसा, मैं ऐसे नहीं लेने वाला। ये भी सिंपल है। ठीक है जी, परफेक्ट है। देखो लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर बाय हिम एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट। जैसा कोर्ट को ठीक लगता है उस रेट पे वो ब्याज सेलर को दिलवा सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। लो जी, अगर सेलर ब्रीच कर जाए, बहुत सिंपल, अगर सेलर ब्रीच कर जाए, सर सेलर कैसे ब्रीच कर सकता है भैया? उसने डिलीवर नहीं करे सही समय पे, सही मैनर पे, सेलर ने धोखा दे दिया, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया, वो सही से टाइम पे गुड्स नहीं भेज रहा, डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स, कुछ और ही भेज दिया और बायर ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इस सिनेरियो में बायर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, बायर को क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, आपने डिलीवर नहीं करे, बायर का घाटा हो गया, डैमेज दो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर वो चाहे तो वो आपको स्यू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे तो गुड्स ही चाहिए, मुझे डैमेज वैमेज नहीं चाहिए, मुझे तो वही गुड्स चाहिए, क्योंकि मैं तो आगे भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ किसी और से, मेरा तो वहां पे मार्जिन बनना था, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, आई विल स्यू यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वही गुड्स चाहिए। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी ब्रीच हुई है उसके लिए मैं केस कर सकता हूँ। आगे एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बताता हूँ, वही टाइम से पहले ब्रीच हो जाना। सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इसके अंदर चलेगा, ब्याज तो पे करना पड़ेगा। लो जी, सबसे पहले अगर आपने टाइम पे डिलीवर नहीं करे तो आई विल स्यू यू फॉर नॉन डिलीवरी। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods, the buyer may sue the seller for damages for non delivery। भाई डिलीवर नहीं करोगे तो जैसे सेलर आपको बायर को स्यू कर सकता है, वैसे बायर भी सेलर को स्यू कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों पार्टी के पास पावर है ना, ऐसा। चलो जी, ये समझे। इसके बाद क्या है?
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब मैं ये बोलूंगा भाई मुझे तो वही चीज चाहिए, स्पेसिफिकली वैसा ही परफॉर्म करो आप। देखो क्या लिखा हुआ है, where the seller commits of breach of the contract of sale, the buyer can appeal to the court for specific performance. Court can order for specific performance only when the goods are ascertained or specific. Specific performance unascertained में नहीं चलेगा। आपने ascertain ही नहीं करे तो क्या specific performance भाई? ascertain करो, आप exactly बोल के आओ मुझे यही चीज चाहिए, और बाद में वो नहीं आती तो आप बोल सकते हो कि I will sue you for specific performance। ठीक है, This remedy is allowed by the court, ये conditions होनी चाहिए। Contract must be for the sale of specific and ascertained goods. Power of the court to order specific performance is subject to provisions of the Relief Act. Specific Relief Act के अंदर होना चाहिए ये। Empower the court to order specific performance where damages would not be an adequate remedy. अगर damages adequate remedy नहीं है, damages से बात नहीं बनती, तो ही court इसको बोलेगा कि specific performance की तरफ जाओ। It will be granted as remedy if goods are of special nature or are unique. नॉर्मली यूनिक चीज़ों में, भाई मैंने मोनालिसा की पेंटिंग खरीदी और मुझे नहीं आई तो मुझे तो वही चाहिए ना, मैं कोर्ट को बोलूंगा भैया मैंने इसके लिए पे करा था, आई नीड मोनालिसा की पेंटिंग, मुझे लोनालिसा नहीं चाहिए, मोनालिसा ही चाहिए। ठीक है, ए एग्रीड टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, देखो है ना रेयर पेंटिंग, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए ने मना कर दिया। In this case, B may file a suit against A for obtaining an order from the court to compel A to perform the contract. वही पेंटिंग देनी पड़ेगी। Okay. Suit for breach of warranty, where there is a breach of warranty on the part of the seller. लो जी, सेलर ने वारंटी को भी ब्रीच करा है, सेलर ने जो कहा था वो नहीं किया, जो वादा किया था वो नहीं निभाया। लो जी, वारंटी और कंडीशंस पीछे पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, वही चीज है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी। ये भी हमने पढ़ा था कि कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, है ना। द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच बट ही। अब देखो बायर जो है, अब वारंटी क्या होता है, वारंटी उसके साथ जुड़ी हुई कंडीशंस होती हैं, है ना। अब मैंने आपको बाइक सेल करी, उसके अंदर एक हॉर्न लगना था, अब वो एग्जैक्टली वो हॉर्न नहीं लगा, कुछ और हॉर्न लग गया, तो आप ये नहीं कह सकते मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीदता। भाई आपका पर्पस हॉर्न बजाना है क्या, कि मैं हॉर्न बजाता घूमूंगा? आपका पर्पस बाइक है, बाइक आपको मिली, आपकी राइड सेम है, सब कुछ सेम है, हॉर्न वो नहीं मिला, तो आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। हॉर्न बदल दूंगा यार, राइट। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ही कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी बट वो क्या बोल सकता है, वो ये बोल सकता है कि भैया आई विल डिम्यूट द प्राइस। डिम्यूट का मतलब पैसा कम करके देगा, सीधी सी बात है। बायर बोल रहा है पूरा पैसा नहीं दूंगा मैं, मुझे हॉर्न जो चाहिए था वो नहीं मिला, राइट। उसके साथ साथ स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस, या फिर आप उसको डैमेजेस पे कर दो कि ठीक है यार वो हॉर्न नहीं था, आपका नुकसान हुआ, आपने किसी को सुनाना था, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये लो ये पकड़ो पैसे, सीधी सी बात है, वो है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है रेपिडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपिडिएशन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना या खत्म कर देना, समाप्त कर देना बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा जी, वेयर ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपिडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, अदर में ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टेंट एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, और ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड स्यू फॉर डैमेजेस। बोल रहा है कि दोनों पार्टी की तरफ से ये सेम है कि कोई भी अगर बिफोर द ड्यू डेट उसको टर्मिनेट कर देता है, रेपिडिएट कर देता है, तो या तो आप वेट कर लो डेट ऑफ डिलीवरी तक, ठीक है, कि रुक जाओ क्या पता वो डिलीवर कर ही दे। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ठीक है फिर यार ही में ट्रीट एज द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मान लो, खत्म मान लो, और डैमेजेस क्लेम कर लो, राइट। स्यूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज वाली बात बेटा वही पीछे वाली ही है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस in any case where by law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed। सीधी सी बात है भैया, पैसा अगर नहीं मिला है टाइम पे तो ब्याज सहित पेमेंट, ये तो नियम है, चलता आ रहा है पीछे से, है ना, आज से तो नहीं बनाए। कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट, कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट को जैसे सही लगेगा
वैसा इंटरेस्ट कोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। एग्जाम्पल क्या दिया है जी, इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स विच टर्न्ड आउट टू बी mildewed and unfit for the consumption, damages were awarded on the basis of difference between the contract price and the price released। सीधी सी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों हमारे पास, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का क्या मतलब होता है? जब ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, बोली लगती है। देखा आपने, ऑक्शन होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी चिंटू ने लोन पे कोई गाड़ी ली हुई थी, राइट? अब वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक क्या करता है, उस गाड़ी को वहां से वापस लेता है और उसकी ऑक्शन करता है, बोली लगती है, बिडिंग होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्शन सेल। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स। ये एक तरीका है जहां पे आप बोली इनवाइट करते हो पब्लिकली। पूरी एक ऑक्शनर बैठता है जो ऑक्शन कर रहा है, उसके बाद सामने बहुत सारे लोग बैठते हैं जो बोली लगाएंगे। देखा तुमने, 25 लाख एक, 25 लाख दो, 25 लाख तीन, डन, ये खिलाड़ी इस टीम को। आईपीएल में ऑक्शन होता है ना, वही ऐसे, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। प्रॉपर्टी किसको जाती है? हाईएस्ट बिडर को जाती है। ऑक्शनर कौन होता है? एजेंट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। व्हेन ही सेल्स, ही इज ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर। He may however sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling। अब इसके कुछ बच्चों छोटे छोटे नियम हैं, वो क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, where the goods are sold in lots। lots का मतलब कि बड़े बड़े थानों में सामान बिक रहा है ना, लॉट्स में बिक रहा है, मतलब एक एक पीस नहीं बिक रहा, बड़ी क्वांटिटीज में बिक रहा है। where the goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale। हर लॉट को ये माना जाएगा to be subject of a separate contract of sale। हर लॉट का अलग contract of sale कंसिडर करा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ हो गया, राइट? आगे क्या है? completion of the contract of sale। the sale is complete when auctioneer announces its completion by the fall of hammer। वो बोला ना 25 लाख एक, 25 लाख दो, 25 लाख तीन, राजस्थान रॉयल्स। चलो भाई, अब वो जो फॉल ऑफ हैमर है ना, वहां पे पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। ठीक हो गया जी, चलो सर ये भी डन है। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? राइट टू बिड में बी रिजर्व। राइट टू बिड में बी रिजर्व का क्या मतलब है? इसका साधारण सा मतलब ये है बच्चों जी कि जो हमारा सेलर है ना, जो हमारा सेलर है वो भी बोली में बैठ सकता है। मतलब वो भी बोल सकता है कि ठीक है यार, मैं या मेरा एजेंट भी इस बिडिंग का पार्ट बनेंगे और मैं अपना राइट रिजर्व कर रहा हूं। मतलब मैं बता रहा हूं सबको कि ठीक है यार, मैं भी इस बोली का पार्ट बनूंगा और मैं भी इसके अंदर बोली लगाऊंगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, and where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any one person may bid at the auction but not otherwise। बहुत क्लियर है कि बिना बताए नहीं, एक्सप्रेसली वो एक्सप्रेस करे, सबको बताए कि मैं भी बोली लगाऊंगा, तो सेलर अपना खुद का राइट भी रिजर्व कर सकता है। Where the sale is not notified by the seller। लो जी, अगर सेल नोटिफाई नहीं करी, मतलब कि सेलर ने बताया नहीं सबको कि मैं भी बोली लगाऊंगा या मेरा एजेंट भी बोली लगाएगा, तो बिना बताए उसने एक एजेंट बिठा दिया, तो वो फ्रॉड माना जाता है, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाती है बच्चों। देखो लिखा हुआ है, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, इट शुड नॉट बी अ लॉफुल फॉर सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल। ठीक है ना? तो अगर वो ऐसा काम करता है बिना बताए, बिना इन्फॉर्म करे लोगों को या ऑक्शनर को, बिना बताए वो खुद पार्ट बन रहा है उस बोली का, उस बिड का, उस बिडिंग प्रोसेस का, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद रिजर्व प्राइस का क्या मतलब होता है? रिजर्व प्राइस का मतलब बेटा बेस प्राइस। मतलब एक जो सेलर है वो एग्जैक्टली एक प्राइस रिजर्व करता है अपने सामान का, जो भी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है या ऑक्शन में जो भी चीज बिक रही है उसका एक बेस प्राइस होता है। जैसे आईपीएल में होता है ना कि 20 लाख से शुरू होंगे खिलाड़ी बिकने, तो 20 लाख इज द बेस प्राइस, दैट इज द रिजर्व प्राइस। सेल में भी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। ठीक है, इससे नीचे एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब फर्जी बिडिंग। फर्जी बिडिंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल चिंटू का कुछ गाड़ी बिक रही है, ठीक है, अब वहां पे बोली शुरू हुई 5 लाख रुपए से, चिंटू ने अपने ही 5 लोग बिठाए हैं, राइट, 5 लोग बिठाए हैं सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए, सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए। अब 5 लाख 5 हजार से शुरू हुई,
चिंटू का एक एजेंट बोल पड़ा 5,10,000, चिंटी बोली 5,20,000, चिंटी का दूसरा एजेंट बोल पड़ा 5,25,000, चिंटी बोली 5,50,000, चिंटू का एजेंट बोल पड़ा 5,60,000। अब देखो चिंटू के एजेंट की वजह से प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये प्रिटेंडेड बिडिंग है, वो एजेंट लोगों ने कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ प्राइस बढ़ाने में लगे हैं वो, ताकि चिंटी का बेवकूफ बन सके। अब अगर चिंटी को पता लग गया तो चिंटी बाद में कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकती है और बोल सकती है कि भैया मैं एंटाइटल नहीं हूं, मैं पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बायर जब चाहे उसको छोड़ सकता है। ठीक हो गया जी, क्लियर है? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। ये था बच्चों हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 4 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी के साथ आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा बचा बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कल से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, जयपुर हूँ। जितने भी बच्चे हमारे जयपुर में हैं और मिलना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। मैं सारे डिटेल शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे। एक इवेंट है बहुत अच्छा, बहुत शानदार इवेंट है, इनोफेस्ट स्टार्टअप इवेंट है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो जयपुर से जो लोग हैं आ जाना यार, मिलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका कल ही शुरू करा दूंगा एंड देन क्विकली, मतलब मैक्सिमम 15 तारीख तक हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी समाप्त कर देंगे। 15 तारीख तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी समाप्त करा दूंगा और फिर तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस और PYQs सारे के सारे RTBs MTBs शुरू करा के बढ़िया तैयारी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, लास्ट एक्ट बचा है, बहुत बड़ा है बट बहुत जल्दी करा दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे तरीके से और फोड़ते रहो। कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।